डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के बारे में जब भी कोई चर्चा होती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या तस्वीर उभरती है? मुझे लगता है रैलियों का शोर या फिर नेताओं के बड़े बड़े वादे। राइट। और वोटिंग वाले दिन की वो लंबी लाइनें। हम सबके लिए डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा त्योहार तो वही दिन होता है जब उंगली पर वो नीली स्याही लगती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की पूरी कहानी बस उसी एक दिन के इर्द गिर्द घूमती है। एग्जैक्टली। लेकिन सच्चाई तो ये है कि असली कहानी वहां खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से शुरू होती है। हाँ, क्योंकि एक मजबूत डेमोक्रेसी केवल उस एक दिन के उत्साह से नहीं चल सकती। सही बात है। अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक इनविजिबल स्कैफोल्डिंग काम कर रहा है, एक अदृश्य ढांचा। बिल्कुल। ये वो ढांचा है जो पर्दे के पीछे रहकर ये सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम बिना किसी रुकावट के काम करे। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है कि हम अपने सोर्सेस का बारीकी से विश्लेषण करें और इसी अदृश्य ढांचे की जड़ों तक जाएं। हम भारतीय संविधान के 3 सबसे अहम पिलर्स यानी स्तंभों पर बात करेंगे: इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। अब देखिए, ये तीनों नाम शायद रोजमर्रा की खबरों में उतने ग्लैमरस ना लगें। राइट। लेकिन सोचिए जरा, अगर ये संस्थाएं ना हों तो संविधान की किताब सिर्फ कागज का एक पुलिंदा बनकर रह जाएगी। बिल्कुल। निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे, या देश का हजारों करोड़ों रुपए का खजाना राज्यों में कैसे बटेगा? और सबसे बड़ी बात कि उस पैसे की एक एक पाई का हिसाब कौन रखेगा? वही तो। इन तीनों बड़े सवालों के जवाब इन्हीं 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में छुपे हैं। तो चलिए लोकतंत्र की इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। किक है जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की कमान संभालती है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट। भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को स्थापित करता है, और इसमें 3 बहुत ही शक्तिशाली शब्द लिखे गए हैं: सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। यानी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अब ये सुनने में भारी भरकम कानूनी शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनका जमीनी मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पार्लियामेंट, राज्य विधानसभाओं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनावों से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वो वोटर लिस्ट तैयार करना हो या पोलिंग बूथ तय करना हो, एग्जैक्टली, या फिर चुनाव की तारीखें घोषित करना हो, सब कुछ इलेक्शन कमीशन के ही नियंत्रण में होगा। मतलब कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी बहुमत में क्यों ना हो, चुनाव कैसे होंगे इस पर हुक्म नहीं चला सकती। बिल्कुल नहीं चला सकती। लेकिन इतने बड़े देश में जहां भौगोलिक चुनौतियां हैं, करोड़ों वोटर्स हैं, वहां इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालता कौन है? तो इसकी संरचना में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिन्हें CEC कहते हैं, और उनके साथ 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। और ये तीनों मिलकर फैसले लेते हैं। पर दिलचस्प बात इनकी संरचना नहीं है, बल्कि इनकी इंडिपेंडेंस है, यानी स्वतंत्रता। हाँ, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जो संस्था चुनाव करवाएगी उस पर सत्ता में बैठी सरकार का सबसे ज्यादा दबाव होगा। राइट। सरकारें तो चुनाव जीतना चाहेंगी ही, और इसके लिए वो चुनाव आयोग पर प्रेशर भी डाल सकती है। बिल्कुल। और इसी खतरे को भांपते हुए संविधान ने एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। मतलब CEC को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना जितना ही मुश्किल बना दिया गया। इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आमतौर पर क्या होता है, सरकार किसी भी अधिकारी को एक ऑर्डर निकालकर सस्पेंड या डिसमिस कर सकती है। हाँ, वो तो है। लेकिन CEC के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। राइट। और ये संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। मौजूदा राजनीतिक माहौल में किसी भी सरकार के लिए ऐसा बहुमत जुटाना एक तरह से नामुमकिन ही होता है। बिल्कुल। और जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन्हें भी सीधे सरकार नहीं हटा सकती। उन्हें केवल CEC की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ये मैकेनिज्म सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयोग बिना किसी राजनीतिक खौफ के अपना काम कर सके। पर देखिए, ये तो हो गई नियमों की बात। असल दुनिया बहुत जटिल है। जब जमीन पर चुनाव होते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनका जिक्र किसी नियम कानून की किताब में होता ही नहीं है। जैसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में भी सब कुछ कवर नहीं होता। राइट। तो अगर कोई ऐसी अभूतपूर्व स्थिति आ जाए, तो चुनाव आयोग क्या करेगा?
क्या वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगा कि भाई कानून में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है? और इसी सवाल का जवाब हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट से मिलता है। मोहिंद्र सिंह गिल वी चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। ओ, ये बहुत ही दिलचस्प केस है। सच में। जब एक चुनाव क्षेत्र में भारी हिंसा हुई और मौजूदा नियमों में उस पूरी प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने इलेक्शन कमीशन की ताकत को एक नया आयाम दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी चुनावी विवाद पर कानून साइलेंट या मौन होता है, तब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कराना इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आयोग के पास प्लेनरी पावर्स होती हैं, यानी संपूर्ण शक्तियां। मतलब अगर रूल बुक में किसी स्थिति से निपटने का तरीका नहीं लिखा है, तो चुनाव आयोग निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपने विवेक से जरूरी कदम उठा सकता है। हाँ, बशर्ते वो कदम संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ ना हो। इसे ना एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। बताइए। इलेक्शन कमीशन एक ऐसे क्रिकेट अंपायर की तरह है जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खिला रहा है। अब अचानक मैदान पर कुछ ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कोई दर्शक मैदान में घुसकर पिच को नुकसान पहुंचा देता है, जिसका जिक्र आईसीसी की रूल बुक में कहीं नहीं है। राइट। तो अब अंपायर ये कहकर मैच नहीं रोक सकता कि नियम में कुछ नहीं है, मैं घर जा रहा हूं। बिल्कुल नहीं। उसे मैच को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए मौके पर ही एक नया नियम या फैसला लेना होगा। या फिर इसे एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सोचिए। अगर सिस्टम में कोई नया वायरस आ जाए जिसका कोड डेटाबेस में है ही नहीं, तो सिस्टम क्रैश तो नहीं हो सकता ना। उसे तुरंत उस खतरे को आइसोलेट करने के लिए एक नया पैच डेवलप करना पड़ता है। वही तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल यही करता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी एक संस्था के पास इतनी ताकत होना लोकतंत्र के लिए सुरक्षित है? ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है। हाँ, क्योंकि जब कानून मौन है, तब भी उनके पास एक तरह से कानून बनाने जैसी शक्ति आ जाती है। लेकिन अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये ताकत मनमानी करने के लिए नहीं दी गई है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र के मूल ढांचे को बचाने के लिए दी गई है। क्योंकि अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो पूरी सरकार की लेजिटिमेसी ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। चलिए, अब अंपायर ने अपना काम कर दिया, चुनाव हो गए और देश को एक नई सरकार मिल गई। पर सरकार सिर्फ वादों और भाषणों से तो नहीं चलती ना। बिल्कुल नहीं। देश और राज्यों का विकास करने के लिए, नीतियां लागू करने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज चाहिए वो है पैसा, संसाधन। राइट। और यहीं से हमारे दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की एंट्री होती है, फाइनेंस कमीशन। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा काम कैसे करता है। हमारे देश में टैक्स इकट्ठा करने की सबसे ज्यादा ताकत केंद्र सरकार के पास है। इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स, सब केंद्र के खजाने में जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर विकास करने की जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि और शिक्षा, ये सब तो राज्य सरकारों के कंधों पर होती हैं। एग्जैक्टली। तो स्थिति ये है कि पैसा केंद्र के पास है और खर्चे राज्यों के पास। और इसी फिस्कल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए केंद्र के खजाने का राज्यों के बीच न्याय संगत बंटवारा होना बहुत जरूरी है। और बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के ये काम कैसे होगा? इसका जवाब है संविधान का आर्टिकल 280, जो फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है। और ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, ये हर 5 साल में प्रेसिडेंट द्वारा बनाए जाने वाली एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति और जरूरतें समय के साथ बदलती रहती है ना। राइट। अब सवाल उठता है कि फाइनेंस कमीशन काम कैसे करता है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े काम हैं। पहला है टैक्स डेवोल्यूशन या वर्टिकल डेवोल्यूशन। मतलब केंद्र सरकार ने टैक्स से जितनी भी कमाई की है, उसमें से खर्च घटाने के बाद जो नेट प्रोसीड्स बचता है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र रखेगा और कितना राज्यों को देगा। बिल्कुल, जो कि हाल के सालों में लगभग 41-42% के आसपास रहा है। राइट। और दूसरा जो सबसे मुश्किल काम है वो है हॉरिजॉन्टल एलोकेशन। हाँ, क्योंकि अब जो 41% हिस्सा राज्यों के लिए अलग निकाल दिया गया, वो आपस में 28 राज्यों के बीच कैसे बंटेगा? जाहिर है हर राज्य चाहेगा कि उसे ज्यादा पैसा मिले। महाराष्ट्र कहेगा कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। और वहीं बिहार या उड़ीसा कहेंगे कि हम पिछड़े हुए हैं, विकास के लिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो इस टकराव को सुलझाने के लिए फाइनेंस कमीशन एक बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला तैयार करता है, जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल और वन क्षेत्र जैसी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम फैक्टर होता है इनकम डिस्टेंस, आय की दूरी। मतलब किसी भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय
देश के सबसे अमीर राज्य की प्रति व्यक्ति आय से कितनी कम है। एग्जैक्टली जो राज्य जितना गरीब होगा उसका इनकम डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और उसे विकास की दौड़ में बराबरी पर लाने के लिए खजाने से उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। ये इक्विटी का सिद्धांत है, इक्वालिटी का नहीं। बिल्कुल। और फाइनेंस कमीशन का तीसरा मुख्य काम है ग्रांट्स इन एड देना, यानी सहायता अनुदान। ये उन राज्यों के लिए होता है जिन्हें अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त आर्थिक मदद की जरूरत होती है, चाहे आपदा से निपटने के लिए हो या रेवेन्यू डेफिसिट को पाटने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, जो हमारे सोर्सेज में भी है। जीएसटी आने के बाद फाइनेंस कमीशन का रोल पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाँ, क्योंकि जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों के पास अपने खुद के कई टैक्स लगाने की आजादी थी, जैसे सेल्स टैक्स या एंट्री टैक्स। राइट। पैसों की जरूरत होने पर वो टैक्स बढ़ा सकते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से जीएसटी कलेक्शन पर निर्भर हो गए हैं। तो ऐसे में अगर किसी साल इकोनॉमी सुस्त हो जाए तो राज्यों के सामने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। और अब राज्यों को इस राजस्व घाटे से उबारने की जिम्मेदारी फाइनेंस कमीशन पर आ गई है। साथ ही पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज को सशक्त बनाने के लिए भी संसाधन जुटाना इसका मुख्य लक्ष्य बन गया है। इसीलिए ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि फाइनेंस कमीशन महज एक अकाउंटेंट या कैलकुलेटर है जो सिर्फ 100 रुपए के बंटवारे का हिसाब लगाता है। बिल्कुल नहीं, एक अकाउंटेंट सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर्स देखता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन को देश की सामाजिक और भौगोलिक सच्चाइयों को समझना होता है। इसे एक फैमिली फाइनेंशियल प्लानर की तरह देखिए। मान लीजिए एक परिवार में 3 बच्चे हैं, एक अच्छी नौकरी कर रहा है, दूसरा कॉलेज में पढ़ रहा है और तीसरा किसी बीमारी से जूझ रहा है। तो एक समझदार प्लानर कभी भी तीनों को बराबर पैसे तो नहीं देगा ना। बीमार बच्चे को इलाज के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत है और पढ़ने वाले को फीस के लिए। एग्जैक्टली। फाइनेंस कमीशन भी ठीक यही करता है। वो सुनिश्चित करता है कि भारत रूपी परिवार का कोई भी सदस्य पीछे ना छूट जाए। और ये सब पूरी तरह से गैर राजनीतिक तरीके से होता है, ताकि केंद्र सरकार चहेते राज्यों को ज्यादा और विरोधी राज्यों को कम पैसा ना दे सके। तो यहाँ तक की कहानी में इलेक्शन कमीशन ने सरकार दी और फाइनेंस कमीशन ने संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा कर दिया। पैसा बंट गया, बजट पास हो गया और विकास के कामों के लिए पैसा निकल चुका है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो अब शुरू होता है। बिल्कुल। क्या वो पैसा जो आम जनता के पसीने की कमाई से आया था, उसकी पाए पाए वहीं खर्च हुई जिसके लिए संसद ने मंजूरी दी थी? क्या 100 करोड़ रुपए का पुल सच में 100 करोड़ का था, या उसमें 40 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए? इस पूरे फाइनेंशियल साइकिल का जो अंतिम और सबसे कड़क चरण है वो है ऑडिटिंग। और इसके लिए संविधान ने हमें दिया है हमारा तीसरा और बेहद शक्तिशाली स्तंभ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी। राइट। आर्टिकल्स 148 से 151 के बीच सीएजी के पद और उसकी शक्तियों का पूरा खाका खींचा गया है। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए वो है इनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक नियम। और वो नियम ये है कि रिटायरमेंट के बाद सीएजी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस ग्रहण नहीं कर सकते। इसके पीछे का विज्ञान समझिए। अगर किसी सीएजी अधिकारी को ये पता हो कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी राज्य का गवर्नर बन सकता है, तो क्या वो सरकार के घोटालों को अपने ऑडिट रिपोर्ट में बेबाकी से लिखेगा? बिल्कुल नहीं। ह्यूमन नेचर है कि वो सत्ता को खुश करने के लिए अपनी रिपोर्ट नरम कर देगा। वो क्विड प्रो क्वो वाला खेल शुरू हो जाएगा। तो मुझे पद दो, मैं तुम्हें क्लीन चिट दूंगा। राइट। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लालच का दरवाजा ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। सही बात है। अब बात करते हैं कि सीएजी असल में काम क्या करता है। इनका मुख्य कार्य है यूनियन और राज्यों के सभी खातों का गहराई से ऑडिट करना, जिसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फंड शामिल होते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि। सरकार जो भी टैक्स वसूलती है उसका एक रुपया इसी फंड में जाता है। और बिना संसद में एप्रोप्रिएशन बिल पास किए सरकार इस फंड से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती। तो सीएजी ये चेक करता है कि जो पैसा निकाला गया क्या वो उसी काम में खर्च हुआ जिसके लिए मंजूरी मिली थी। दूसरा है कंटिंजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि। हाँ, कई बार देश में बाढ़ या भूकंप जैसी इमरजेंसी आ जाती है तो संसद का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। तो ये फंड राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है, जहां से तुरंत पैसा निकाला जा सकता है।
और सीएजी इसकी भी कड़ी जांच करता है। और तीसरा है पब्लिक अकाउंट। ये समझना थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो पैसा है जो सरकार का अपना नहीं है बल्कि आम जनता का है, जैसे प्रोविडेंट फंड या पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स। यहाँ सरकार सिर्फ एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह काम कर रही है, ये पैसा लौटाना होता है। और सीएजी सुनिश्चित करता है कि इस पब्लिक अकाउंट के पैसों के साथ कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। और पता है, इन तीनों फंड्स की जांच करने के बाद सीएजी सिर्फ अकाउंट्स टैली नहीं करता, वो प्रोप्राइटी ऑडिट भी करता है। मतलब सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि ये भी देखना कि क्या खर्च करने में समझदारी और किफायती दिखाई गई। बिल्कुल। और जांच के बाद सीएजी अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री को नहीं देते। वो राष्ट्रपति को 3 अलग-अलग रिपोर्ट सौंपते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंस अकाउंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और फिर राष्ट्रपति इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में पेश करते हैं। अब संसद में जब ये रिपोर्ट्स आती हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प डायनामिक शुरू होता है। इन हजारों पन्नों की जटिल रिपोर्ट्स को समझना हर सांसद के बस की बात तो है नहीं। यहीं पर एक कमेटी का रोल आता है जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पीएसी कहते हैं, जिसका अध्यक्ष अक्सर विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता होता है। और हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही खास बात लिखी है कि सीएजी को इस पीएसी का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक, क्योंकि सीएजी अधिकारियों की टीम ही सांसदों को उन जटिल वित्तीय आंकड़ों की बारीकियां समझाती हैं, ताकि विपक्ष के नेता संसद में सरकार से तीखे और सही सवाल पूछ सकें। इसे अगर हम एक एनालॉजी से समझें तो सीएजी परिवार के उस सबसे बुजुर्ग और कड़क सदस्य की तरह है जो महीने के अंत में हिसाब की डायरी लेकर बैठ जाता है और पूछता है कि जब बाजार में आलू 20 रुपए किलो थे तो तुमने 40 रुपए किलो का बिल क्यों लगाया। एग्जैक्टली। वो सरकार से एक एक रुपए का सटीक हिसाब मांगता है और मुखिया भी उसे घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके पास संविधान की ढाल है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव के सफर को पीछे मुड़कर देखें तो ये एक बहुत ही तार्किक चक्र या लॉजिकल साइकिल बनाता है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक निडर अंपायर की तरह निष्पक्ष रूप से एक सरकार चुनवाई। फिर फाइनेंस कमीशन ने एक समझदार प्लानर की तरह देश के खजाने को बिना भेदभाव के बांटा। और अंत में सीएजी ने एक सख्त ऑडिटर की तरह ये सुनिश्चित किया कि जनता का पैसा सही जगह और पूरी ईमानदारी से खर्च हुआ या नहीं। ये तीनों संस्थाएं अपने अपने दायरे में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यही वो इनविजिबल स्कैफोल्डिंग है, लोकतंत्र की वो अदृश्य मचान है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये तीनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनाती हैं। अगर एक भी खंभा कमजोर पड़े तो व्यवस्था चरमरा सकती है। संविधान निर्माताओं ने इन संस्थाओं को कागज पर पूरी आजादी और ताकत दी है और ये व्यवस्था बिल्कुल फूल प्रूफ लगती है। लेकिन इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना जरूरी है। राइट। क्या महज कागज पर लिखा हुआ संवैधानिक दर्जा ही लोकतंत्र को बचाने के लिए काफी है? संविधान ने तो अपना काम बखूबी कर दिया। उसने हमें निष्पक्ष चुनाव के लिए ईसीआई दिया, बंटवारे के लिए फाइनेंस कमीशन दिया और ऑडिटिंग के लिए सीएजी। लेकिन इन शक्तिशाली संस्थाओं की असली ताकत सिर्फ नियम पुस्तिका में नहीं है। बिल्कुल नहीं। इनकी असली ताकत तो तब उभरती है जब समाज और आम जनता इन प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। सोचिए, अगर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में हजारों करोड़ का कोई भ्रष्टाचार उजागर कर भी दिया, लेकिन समाज को कोई परवाह ही नहीं है, जनता सवाल ही ना पूछे। या फिर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है लेकिन लोग वोट डालने ही ना जाएं, तो उस बेहतरीन मचान का क्या फायदा? जब तक समाज सत्ता से जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगता, तब तक ये संस्थाएं भी अपना पूरा असर नहीं दिखा सकती। वही तो कोई भी जागरूक इंसान जब इस बारे में सोचेगा तो उसे ये एहसास होगा कि बिना एक एक्टिव सिविल सोसाइटी के, बिना सवाल पूछने वाली जनता के, कागज पर बनी ये ताकतवर संस्थाएं भी अकेली पड़ जाती हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र की इस अदृश्य मचान को थामे रखने की अंतिम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी कमीशन या अथॉरिटी की नहीं है, बल्कि खुद आम जनता के कंधों पर है। और सुनने वालों के लिए यही वो प्रोवोकेटिव थॉट है जिसके साथ हम आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।